हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो टुडे वी आर डिस्कस सब्जेक्ट कोड BHIC 132 दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम सेंचुरी 300 CE टू 2006 CE। सो अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं करा है तो आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज कर सकते हो, जहाँ पर हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कराए हैं, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन भी इंक्लूडेड हैं। तो अगर आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को अच्छे से कवर करके जाते हो तो आप अपने आने वाले एग्जाम में 90+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। हमारे गेस्ट पेपर को परचेज करने के लिए वो करना क्या है, सिंपली गूगल पे जाना है। यहाँ पे आपको shop.hindustanknowledge.com सर्च करना है, जिससे आप हमारे वेबसाइट पे चले जाओगे, जहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पे सर्च कोड से ऑप्शन पे जाना है और अपना सब्जेक्ट कोड इंटर करना है, दैट इज़ BHIC 132, और आपको यहाँ पे गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएगा, जिसको आप आसानी से यहाँ से परचेज कर सकते हो। अगर आपको हमारे वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके भी हमसे गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। हमारा नंबर है 9580023321, और इस तरह से गेस्ट पेपर परचेज करके आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हो और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, वापस हम अपने आज के सेशन के ऊपर आते हैं। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे अंत तक जरूर देखें। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, जहां पर हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशंस लाते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लें, जहाँ पर हम आपको रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो पहले क्वेश्चन पर हम यहाँ पर देखते हुए आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है, दैट इज़ राइट एन एशे ऑन द क्राफ्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द पल्लवा एंड पांड्या पीरियड्स। सो देखेंगे यहाँ पे पल्लवा एंड पांड्या पीरियड्स को। सो द पल्लवा एंड पांड्या डायनेस्टीज वेयर अमॉन्ग द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंगडम्स ऑफ साउथ इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड। तो अर्ली मेडिवल पीरियड यानी कि जो मध्यकालीन भारत है उसके शुरुआत के समय में ये दोनों किंगडम, दोनों डायनेस्टीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट थे साउथ इंडिया के अंदर, पल्लवा और पांड्या डायनेस्टीज़। ठीक है, दे मेड रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू आर्ट, क्राफ्ट एंड आर्किटेक्चर। तो इनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है आर्ट में, कला में, क्राफ्ट में और आर्किटेक्चर में। Their rulers encouraged the constructions of temples, sculptures and monuments, which became symbols of South Indian कल्चर एंड रिलीजियस डिवोशन। तो इनके जो भी रूलर्स रहे, ठीक है, जो भी यहाँ पे शासक रहे जिन्होंने यहाँ पे रूल किया, वो कहीं ना कहीं इनकरेज किया मंदिरों को बनाना, स्कल्पचर्स मूर्तियों का बनाना, और मोनूमेंट्स मतलब कि बड़े बड़े जो इमारतें देखने को मिलती है उनको बनाने में इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिखाया, जो आज के समय में और आगे चलकर साउथ इंडिया का क्या बना, एक सिंबल बना, जहाँ पर एक कल्चर और रिलीजियस डिवोशन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, कि वहाँ पर लोग जो पूजा करते हैं इतना, वो इसी की वजह से हुआ। The artistic achievements of these dynasties greatly influenced later Indian architecture। और जो ये आर्टिस्टिक अचीवमेंट इन्होंने जो हासिल किया इन डायनेस्टीज़ की वजह से, वो कहीं ना कहीं आगे चल के इंडियन आर्किटेक्चर को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, जो हम देखते हैं बाद में। सो क्राफ्टमैनशिप ड्यूरिंग द पल्लवा एंड पांड्या पीरियड्स। तो पल्लव और पांड्या के समय में क्या क्राफ्टमैनशिप हमको देखने को मिलती है, ये हम यहाँ पे देखते हैं। द क्राफ्ट्समैन ऑफ बोथ डायनेस्टीज वेयर हाईली स्किल्ड इन स्टोन कार्विंग, स्कल्पचर, मेटल वर्क एंड पेंटिंग। तो जब ये दोनों डायनेस्टीज थे, ठीक है, चाहे वो पल्लव हो चाहे वो पांड्या हो, इनमें जो क्राफ्ट्समैन जो थे वो काफ़ी हद तक हाईली स्किल्ड हमको देखने को मिलते हैं। चाहे वो स्टोन के कार्विंग की बात हो, स्कल्पचर्स बनाने की बात हो, मेटल के काम की बात हो, या फिर पेंटिंग की बात क्यों ना हो, ये लोग काफ़ी स्किल्ड होते थे। दे क्रिएटेड ब्यूटीफुल इमेज ऑफ हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस, डेकोरेटिव पिलर्स एंड टेम्पल ऑर्नामेंट्स। तो ये काफ़ी सुंदर सुंदर इमेजेस बनाते थे, ठीक है, हिंदू गॉड, देवी देवताओं की, ठीक है, पिलर्स को डेकोरेट करते थे और टेम्पल में ऑर्नामेंट्स को भी बनाते थे। तो ये सारे इनके कुछ आर्ट्स थे यहाँ पे जो हमको देखने को मिलते हैं। ड्यूरिंग द पल्लव पीरियड स्कल्पचर्स प्रोड्यूस्ड डिटेल्ड रॉक कट कार्विंग शोइंग सीन्स फ्रॉम हिंदू मिथोलॉजी। तो अब हम पल्लवा पीरियड की अगर बात करें तो इस समय जो स्कल्पचर्स हैं उनको तैयार किया जाता था रॉक को कट करके, ठीक है, डिटेल रॉक कट कार्विंग, मतलब रॉक को कट करके उसको कार्विंग कर करके उसमें इमेजेस बनाए जाते थे, ठीक है, जो हिंदू मिथोलॉजी को दिखाते हैं, उसके सीन्स को दिखाते हैं। ठीक है, द फेमस रिलीफ नोन एज डिसेंट्स ऑफ द गंगा एट
महाबलीपुरम इज़ एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस आर्टिस्टिक स्किल्स। और इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल, सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल जो है, जो सबसे प्रसिद्ध यहाँ पर का जो बना हुआ डिसेंट्स ऑफ गंगा का जो एक हमको देखने को मिलता है, जो कि महाबलीपुरम में है, ये एक बहुत ही बेहतर इसका एग्जाम्पल है। The Pandyas also encouraged craftsmanship. Their artisans made bronze images, jewelry and temple decorations. अब पांड्या की अगर बात करें तो पांड्या डायनेस्टी जो थी उसमें भी बहुत ज़्यादा हमको क्राफ्ट्समैनशिप को देखने को मिलता है। इनके जो आर्टिसंस हैं, कारीगर हैं, वो ब्रॉन्ज की इमेजेस बनाते हैं, ज्वेलरी का काम करते हैं और टेम्पल्स को डेकोरेशन करने का काम करते हैं। They are known for creating एलिगेंट स्कल्पचर्स विथ फाइन डिटेल्स एंड ग्रेसफुल एक्सप्रेशंस। ये जाने जाते हैं, खास करके इनकी जो प्रसिद्धि हैं वो बहुत ही खूबसूरत स्कल्पचर्स बनाने में है, जहाँ पे ये फाइन डिटेल्स और ग्रेसफुल एक्सप्रेशंस को दर्शाते हैं। देज वर्क्स रिफ्लेक्टेड बोथ रिलीजियस फेथ एंड आर्टिस्टिक एक्सलेंस। और ये जो इनके काम होते हैं वो दोनों चीज़ों को दर्शाते हैं, एक तो धार्मिक जो विश्वास होता है उसको, और अपने आर्टिस्टिक एक्सलेंस को, कि वो कितने बेहतर अपने काम में है। ठीक है, पल्लव के आर्किटेक्चर को यहाँ पे हम एक एक करके देखते हैं अब। सो द पल्लव रूल्ड मेनली बिटवीन द 6th and 9th centuries CE. दे इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया। तो अगर हम पल्लव्स की बात करें तो ये लगभग 6th से 9th century CE तक इन्होंने रूल किया था, और इन्होंने टेम्पल आर्किटेक्चर जो साउथ इंडिया में थे उसमें एक नए स्टाइल को लाया था, इंट्रोड्यूस किया था। देयर आर्किटेक्चर कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 स्टेज। इनके आर्किटेक्चर को 2 स्टेज में बांटा गया है। फर्स्ट इज रॉक कट टेम्पल्स। सो इवन पल्लवा रूलर बिल्ड टेम्पल्स बाय कटिंग डायरेक्टली इनटू रॉक्स। तो यहाँ पे जो पल्लव के जो रूलर्स थे उन्होंने टेम्पल्स को बनाया था डायरेक्टली रॉक को कट करके। ठीक है, तो एक बड़े से रॉक के टुकड़े को कट करके इन्होंने टेम्पल के रूप दिया था। दिस केव टेम्पल्स हैड ब्यूटीफुली कार्व पिलर्स एंड स्कल्पचर्स। और ये जो केव टेम्पल्स होते थे ये बहुत इसमें सुंदर सुंदर पिलर्स होते थे, बनाए जाते थे, और स्कल्पचर्स मूर्तियाँ यहाँ पे होती थी। एग्जाम्पल्स कैन बी सीन एट मंदगापुत्तु केव टेम्पल महाबलीपुरम। ठीक है, तो इसका जो सबसे बेहतर एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है जो मंडगापुट्टू में देखने को मिलता है, जो कि कहाँ पे है, महाबलीपुरम में है। ठीक है, जो कि केव टेम्पल है। सेकंड इज स्ट्रक्चरल टेम्पल्स। लेटर पल्लवा रूलर्स बिगेन कंस्ट्रक्टिंग टेम्पल्स यूजिंग स्टोन ब्लॉक्स। और बाद में जो पल्लव के जो रूलर्स होते हैं वो टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके स्टोन के ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके। द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल इज द शोर टेम्पल। और इसका सबसे बेहतर, बहुत ही प्रसिद्ध जो एग्जाम्पल है वो हमको शोर टेम्पल देखने को मिलता है। बिल्ट नियर द सी इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट स्ट्रक्चरल टेम्पल्स इन साउथ इंडिया। जो कि समुद्र के किनारे बनाया गया था, और ये सबसे पुराना एक स्ट्रक्चरल टेम्पल साउथ इंडिया का माना जाता है। द पल्लवाज ऑल्सो बिल्ड द मैग्निफिशिएंट कैलाशनाथ टेम्पल नोन फॉर इट्स फाइन कार्विंग्स एंड इम्प्रेसिव डिज़ाइन। अब पल्लवा ने यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध जो एक कैलाशनाथ टेम्पल है उसको भी बनाया था, जो कि अपने फाइन कार्विंग और इम्प्रेसिव डिज़ाइंस के लिए जाना जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से पल्लवाज थे वो, उन्होंने आर्किटेक्चर के अंदर काम किया था, जहाँ पे वो रॉक कट टेम्पल्स और स्ट्रक्चरल टेम्पल्स बनाए थे। अब पांड्याज के आर्किटेक्चर को देखते हैं। सो द पांड्या आर्किटेक्चर। द पांड्या रूल्ड इन साउथर्न तमिलनाडु and continued the architectural traditions stated by the Pallavas. Their temples were larger and more elaborate. पंड्याज जो थे ये साउदर्न तमिलनाडु में ये रूल किए थे, और इन्होंने भी आर्किटेक्चरल ट्रेडिशंस को आगे बढ़ाया था, जिसकी शुरुआत पल्लवाज ने किया था। इनके जो टेम्पल्स थे वो बड़े होते थे और ज़्यादा इलोबरेट होते थे। पांड्याज आर्किटेक्चर इज़ नोन फॉर टॉल गेटवेज। इनके जो आर्किटेक्चर थे, जो पांड्याज थे, उनके आर्किटेक्चर जाने जाते थे बड़े बड़े गेटवे के लिए, जिसको गोपुरम कहा जाता था। लार्ज टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, टेम्पल्स के बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स होते थे। ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स, इनके स्कल्पचर्स काफ़ी सुंदर खूबसूरत होते थे, और इनके पिलर्स और हॉल काफ़ी डेकोरेटिव होते थे। तो इनके लिए, इन सब चीज़ों के लिए इनके टेम्पल्स जाने जाते थे, इनके आर्किटेक्चर जाने जाते थे। ठीक है, द पांड्याज एक्सपैंडेड मेनी टेम्पल्स एंड एडेड रिचली डेकोरेटिव इंट्रेंस। तो पांड्याज ने क्या किया, कई सारे टेम्पल्स को एक्सपैंड किया, बढ़ाया। ठीक है, और ख़ास करके उसमें जो डेकोरेटेड इंट्रेंस था उसको उन्होंने बहुत ही बढ़ा, ठीक है, ऐड किया। ठीक है, यानी कि जो इंट्रेंस होता है उसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाया डेकोरेशन करके। Their architecture laid the foundation for the grand temple style later developed by the Cholas and Vijayanagar rulers। और उनका जो ये आर्किटेक्चर था उन्होंने नींव रखा कि बाद में हमको कई सारे टेम्पल के स्टाइल्स देखने को मिलते हैं जो कि चोलाज और विजयनगर रूलर के दौरान सामने आते हैं। ठीक है, तो इसका नींव कहीं ना कहीं पांड्याज ने ही रखा था। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स इंक्लूडेड टेम्पल्स एट मदुरई, मीनाक्षी अम्मन टेम्पल एंड
नेल्लयप्पर टेम्पल विच कंटेन इंपॉर्टेंट पांड्याज कंट्रीब्यूशन। तो इसके जो ग्रेट एग्जांपल्स हमको देखने को मिलते हैं वो हमको मदुरई में देखने को मिलते हैं जो मीनाक्षीयम अम्मा टेम्पल में है, और एक नेल्लयप्पर टेम्पल के अंदर देखने को मिलते हैं जो कि पांड्या का बहुत ही इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। कंक्लूजन से हम बताएंगे The Pallava and Pandyas period marked a golden age of art and architecture in South India। तो साउथ इंडिया के अंदर हमको पल्लवा और पांड्या का जो पीरियड है वो एक गोल्डन एज देखने को मिलता है आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। द पल्लवाज pioneered rock cut and structural temple architecture, while the Pandyas expanded and enriched these traditions with larger temple complexes and decorative features। तो यहाँ पे पल्लवा जो होते हैं वो पियोनर होते हैं, उन्होंने स्टार्ट किया था रॉक कट करना और स्ट्रक्चरल टेम्पल्स का आर्किटेक्ट करना। वहीं जो पांड्याज हैं वो इन टेम्पल्स को बढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं और उसमें कई सारे मतलब डेकोरेटिव फीचर्स को इनरिच करके उसमें ऐड ऑन करते हैं। तो ये पल्लवा और पांड्या दोनों का मिलकर यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। Their achievements continue to inspire admiration and remain an important part of India's cultural heritage। तो ये जो इनके अचीवमेंट्स हैं वो आगे भी इसी तरह से कंटिन्यू होता है और इंस्पायर करता है, एडमायर करता है और कहीं ना कहीं लोग इसको एक इंडिया के कल्चरल हेरिटेज का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा भी मानते हैं। ठीक है, सो इस तरह से हमने देखा कि कैसे पल्लवाज और पांड्याज कंट्रीब्यूट करते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंदर, जो कि आगे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है साउथ इंडिया के हिस्ट्री में। नेक्स्ट हम देखेंगे रिव्यू द डिबेट ऑन द ओरिजिन ऑफ द राजपूत्स। तो राजपूत्स का जो ओरिजिन है उसके ऊपर हम यहाँ पे एक डिबेट को रिव्यू करेंगे। सो द ऑरिजिन ऑफ द राजपूत इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेबल टॉपिक्स इन इंडियन हिस्ट्री। तो भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा डिबेटेबल टॉपिक जो है वो क्या है कि राजपूत का जो ऑरिजिन था वो कैसे हुआ था। द राजपूत्स इमर्ज एज एन इम्पॉर्टेंट वॉरियर क्लास इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया बिटवीन द 7th and 12th century CE। तो राजपूत जो थे वो उभर करके एक इम्पॉर्टेंट वॉरियर क्लास उभर करके सामने आए थे नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया में लगभग 7 से 12वीं सेंचुरीज़ के बीच में। दे established many kingdoms and played a significant role in protecting their territories from foreign invaders। वो कई सारे किंगडम्स इस्टेब्लिश करते हैं और एक अहम भूमिका निभाते हैं अपने टेरिटरीज़ को प्रोटेक्ट करने में बाहरी जो भी इन्वेडर्स आते हैं, इन्वेजन्स होते हैं उससे। हिस्टोरियंस हैव डिफरेंट व्यूज़ रिगार्डिंग देयर ओरिजिन एंड नो सिंगल थ्योरी इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। अब जो यहाँ पे इतिहासकार रहे हैं उनके कई सारे अलग अलग व्यूज़ रहे हैं उनके ओरिजिन्स को लेकर के, उनकी उत्पत्ति को लेकर के, और कोई भी यहाँ पे सिंगल थ्योरी है जिसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है यूनिवर्सली। किसी भी सिंगल थ्योरी को यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं मिला है। ठीक है, फर्स्ट इज़ द फॉरेन ऑरिजिन थ्योरी। फॉरेन ऑरिजिन थ्योरी को पहले हम देखते हैं। सम ब्रिटिश हिस्टोरियंस सच एज कर्नल जेम्स टोड आर्ग्यू दैट राजपूत्स वेयर डिसेंडेंट्स ऑफ फॉरेन ट्राइब्स लाइक साकाज, कुशानाज, हुन्स एंड स्किंजियंस हु इंटर्ड इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे कुछ जैसे कि कर्नल जेम्स टोड हैं, उन्होंने आर्ग्यू करते हुए बताया कि राजपूत जो थे वो डिसेंडेंट्स हैं। ठीक है, किनके? जो फॉरेन ट्राइब्स रहे जैसे साकाज रहे, कुशानाज रहे, हुन्स रहे या फिर सिंथियंस रहे। ठीक है, इनके जो कि इंडिया में इंटर करते हैं सेंट्रल एशिया से। According to this theory, these tribes settled in India, adopted Hindu customs and gradually become part of Indian society। तो इस थ्योरी के अनुसार क्या था कि ये जो ट्राइब्स थे ये भारत में आए, यहाँ पे सेटल हुए, स्थायी हुए, यहाँ की हिंदू कस्टम्स को अपनाए और धीरे धीरे यहाँ की इंडियन सोसाइटी का हिस्सा बन गए। देयर वॉरियर्स ट्रेडिशंस एंड मिलिट्री स्किल्स हेल्प्ड देम गेन पॉलिटिकल पावर। उनके जो वॉरियर ट्रेडिशंस थे और मिलिट्री स्किल्स थे उन्होंने कहीं ना कहीं उनको मदद किया कि वो पॉलिटिकल पावर को हासिल कर पाए। Supporters of this view point to similarities between customs of some foreign tribes and Rajput traditions। अब इस विचार को सपोर्ट करने वाले जो होते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं और सिमिलैरिटीज़ भी बताते हैं जो कुछ फॉरेन ट्राइब्स और राजपूत के ट्रेडिशंस में सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं उसको यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ इंडिजीनियस ऑरिजिन थ्योरी। Many Indian historians reject the foreign origin theory and believe that Rajputs were the indigenous Indian origin। अब बहुत सारे जो भारतीय इतिहासकार हैं वो रिजेक्ट करते हैं फॉरेन ऑरिजिन थ्योरी को और वो मानते हैं कि राजपूत जो थे वो भारत के अंदर के ही उत्पत्ति वाले थे। दे आर्ग्यू दैट राजपूत डिसेंडेंट्स फ्रॉम एंशियंट क्षत्रिय फैमिलीज मेंशन इन हिंदू टेक्स्ट। तो वो आर्ग्यू करते हैं कि राजपूत जो हैं वो भारत के प्राचीन क्षत्रिय परिवारों के डिसेंडेंट्स हैं जो कि हमारे हिंदू टेक्स्ट में मेंशन है। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू दे वेयर द सक्सेसर ऑफ
ओल्ड रूलिंग डायनेस्टीज दैट सर्वाइव्ड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर। और इस व्यू के तहत वो बताते हैं कि जो पुराने जो रूलिंग डायनेस्टीज थे जो कि सर्वाइव कर पाए थे, जैसे कि गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन के बाद, उनके वो सक्सेसर हैं। Historians supporting this theory state that there is insufficient evidence to prove that Rajputs were foreigners. Historians इस थ्योरी को सपोर्ट करते हुए बताते हैं कि हमारे पास कोई भी ऐसा सफिशिएंट एविडेंस नहीं है जो ये बता पाए कि राजपूत जो थे वो फॉरेनर्स थे, और ये ऐसा कहते हुए वो अपने जो व्यूज़ हैं, अपने जो थ्योरी हैं, उसको वो मानते हैं। नेक्स्ट इज अग्निकुला थ्योरी। Another popular explanation is the Agnikula और फायर पिट थ्योरी। अगला जो हमारा एक्सप्लेनेशन है इनके ओरिजिन को लेकर के, वो अग्निकुला से मिलता है, जिसको हम फायर पिट थ्योरी भी कहते हैं। दिस स्टोरी इज फाउंड इन द मेडिवल टेक्स्ट पृथ्वीराज रासो रिटन बाय चंद बरदई। सो ये जो स्टोरी है ये हमको मेडिवल के टेक्स्ट में मेंशन है, जहाँ पर हमको ये दिखता है, जहाँ पर जो पृथ्वीराज रसाव है उनके द्वारा यहाँ पे ये देखने को मिलता है, जिसको लिखा है चंद बरदई ने। अकॉर्डिंग टू द लेजेंड 4 राजपूत क्लैंस, ठीक है, पृथ्वीराहा, परमार, चालुक्य एंड चौहान were created from a sacred fire pit on Mount Abu to defend society from evil forces। तो इसके अनुसार क्या था कि यहाँ पे 4 राजपूत के क्लैंस थे, ठीक है। एक थे प्रतिहार, दूसरे थे पाड़मार, तीसरे थे चालुक्य जिसको सोलंकी भी कहा जाता है, और चौथे थे चौहान। अब ये सारे जो थे इनको बनाया गया था फायर पिट से, ठीक है, यानी कि जो अग्निकुल थे वहाँ से इनको बनाया गया था, ठीक है। सैकर्ड मतलब पवित्र अग्निकुल से इनको तैयार किया गया था, जो कि माउंट अबू से किया गया था, ठीक है, माउंट अबू पे। और इनको बनाया गया था समाज को बचाने के लिए इविल फोर्सेस से, जो भी इविल फोर्सेस हैं उससे समाज को बचाने के लिए इनको बनाया गया था। मोस्ट हिस्टोरियंस कंसीडर दिस अ मिथिकल स्टोरी रैदर देन अ हिस्टोरिकल फैक्ट। और बहुत सारे जो इतिहासकार हैं इसको एक मिथिकल स्टोरी मानते हैं, ठीक है, कि ये मतलब क्या है, मिथ है, ठीक है, ये कोई सच्चाई नहीं है, इसको कोई हिस्टोरिकल फैक्ट वो नहीं मानते हैं, बल्कि एक मिथिकल स्टोरी के रूप में इसको मानते हैं। और नेक्स्ट जो हम देखेंगे दैट इज मिक्स्ड ऑरिजिन थ्योरी। द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडर्न व्यू इज़ द मिक्स्ड ऑरिजिन थ्योरी। और ये जो है ये सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड किया गया थ्योरी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द राजपूत्स इमर्ज्ड फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स इंक्लूडिंग लोकल क्षत्रियस, ट्राइबल चीफ्स एंड फॉरेन सेटलर्स हु वेयर असिमिलेटेड इनटू हिंदू सोसाइटी। तो इसके तहत, इस थ्योरी के तहत क्या था कि राजपूत जो थे वो उभर करके सामने आए थे अलग अलग ग्रुप्स के कॉम्बिनेशन की वजह से, जिसके अंदर हमको लोकल क्षत्रिय देखने को मिलते हैं, कुछ ट्राइबल चीफ्स होते हैं और फॉरेन सेटलर्स भी होते हैं जो कि आकर के हिंदू सोसाइटी में बस गए थे। As these groups gained political power, they adopted Rajput identity and traditions। अब ये सारे जो ग्रुप्स थे, जब इनको ज़्यादा पॉलिटिकल पावर मिल गया तो इन्होंने अपनी पहचान राजपूत आइडेंटिटी के रूप में ले ली। दिस प्रोसेस टुक्स प्लेस ओवर सेवरल सेंचुरीज। और ये जो प्रक्रिया थी इसको पूरा करने में इनको कई सारे मतलब शताब्दियाँ लग गई, ठीक है। तो कंक्लूजन में हम बताएंगे, सो द डिबेट ऑन द ऑरिजिन ऑफ राजपूत कंटिन्यूज एमॉन्ग हिस्टोरियंस। तो आज भी इतिहासकारों के बीच ऑरिजिन्स के राजपूत की उत्पत्ति को लेकर के कई सारे डिबेट होते रहते हैं। द फॉरेन ऑरिजिन, इंडिजीनियस ऑरिजिन, अग्निकुल एंड मिक्स्ड ऑरिजिन थ्योरीज ऑल अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन दियर इमर्जेंस। अब यहाँ पे जितने भी यहाँ पे ऑरिजिन्स हमको देखने को मिले, चाहे वो फॉरेन ऑरिजिन हो, इंडिजीनियस ऑरिजिन हो, अग्निकुल हो या फिर मिक्स्ड ऑरिजिन थ्योरी हो, सभी अपने आप को इमर्जेंस बताते हैं राजपूत की ऑरिजिन के लिए। However, the mixed origin theory is considered the most convincing because it recognizes the diverse social and political process that led to the formation of Rajput community. So, जो यहाँ पे मिक्स्ड ऑरिजिन थ्योरी है उसको हम कंसीडर करते हैं सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा हमको बताते हैं कि जो सोशल और पॉलिटिकल प्रोसेस है उसके वजह से यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन होता है राजपूत कम्युनिटी का। रिगार्डलेस ऑफ देयर ऑरिजिन द राजपूत्स मेड अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन हिस्ट्री थ्रू देयर करेज, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चरल अचीवमेंट्स। सो अपने ऑरिजिन के अलावा यहाँ पे जो राजपूत्स हैं उनका बहुत ज़्यादा हमको कंट्रीब्यूशन भारतीय इतिहास में देखने को मिलता है, उनके करेज को लेकर के, एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चरल अचीवमेंट्स के वजह से। सो अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डिस्कस द काउज ऑफ द सक्सेस ऑफ द तुर्क्स अगेंस्ट द राजपूत। सो द तुर्किश कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया इन द 11th and 12th centuries was an important event in Indian history। सो जो तुर्किश का जो कॉन्क्वेस्ट देखने को मिलता है नॉर्थ इंडिया के अंदर 11th and 12th century में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट रहता है इंडियन हिस्ट्री के अंदर। द तुर्क्स लेड बाय द रूलर सच एज महमूद ऑफ गजनी एंड मोहम्मद घोरी
डिफीटेड सेवरल राजपूत किंगडम्स एंड एस्टैब्लिश दियर रूल इन नॉर्दर्न इंडिया। तो यहाँ पे जो तुर्क्स होते हैं जिसको लीड कर रहे होते हैं उस समय वहाँ के रूलर महमूद ऑफ गजनी और मोहम्मद घोरी, ये दोनों डिफीट कर देते हैं जो भी यहाँ पे राजपूत किंगडम्स होते हैं उनको, और अपना इस्टेब्लिश कर देते हैं नॉर्दर्न इंडिया के अंदर रूल। The success of the Turks was not due to single region but to a combination of political, military and social factors। तो यहाँ पे जो तुर्क्स थे उनका जो सक्सेस है वो किसी एक खास करके रीजन की वजह से नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे कॉम्बिनेशंस होते हैं पॉलिटिकल, मिलिट्री और सोशल फैक्टर्स का। तो हम इनको एक एक करके यहाँ पे देखते हैं कारणों को। फर्स्ट इज द पॉलिटिकल डिसयूनिटी अमॉन्ग द राजपूत्स। वन ऑफ द मेन रीजन्स ऑफ द तुर्किश सक्सेस वाज द लैक ऑफ यूनिटी अमॉन्ग द राजपूत रूलर्स। तो जो सबसे मेन रीज़न रहता है यहाँ पे तुर्किस के सक्सेसन का, यानी कि जो तुर्क जो होते थे वो यहाँ पे सक्सेस इसलिए कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पे जो राजपूत रूलर्स थे उनके बीच में कोई यूनिटी नहीं देखने को मिलता है। वो आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं टेरिटरी के एक्सपेंशन को लेके। इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल किंगडम्स दैट ऑफन फाउट अगेंस्ट ईच अदर। अब जैसा कि हम देखते हैं कि भारत जो उस समय था बहुत छोटे छोटे किंगडम्स में बटा हुआ होता है और वो आपस में लड़ते रहते हैं एक दूसरे से। द राजपूत चीफ्स वेयर मोर इंटरेस्टेड इन प्रोटेक्टिंग देयर ओन टेरिटरीज दैन फॉर्मिंग अ यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स। सो यहाँ पे जो राजपूत चीफ्स होते हैं वो ज़्यादा मतलब अपनी टेरिटरीज़ को प्रोटेक्ट करने के ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है, और वो कभी भी यूनाइट नहीं होते हैं आपस में कि कोई बाहरी अगर हम पे हमला करे तो उससे हम कैसे लड़ेंगे, इसके लिए वो कभी भी यूनाइट होने की कोशिश नहीं करते हैं। दिस डिवीज़न वीकेंड दियर रेसिस्टेंस, और ये जो उनका डिवीज़न होता है वो कहीं ना कहीं उनको आपस में कमज़ोर कर देता है कि बाहरी जब भी कोई उन पे हमला हो तो वो काफ़ी आसानी से हार जाते हैं, ठीक है। Second is superior military organization. The Turks had a well organized and disciplined army. तुर्क के पास क्या होता है, एक well organized, ठीक है, और disciplined army होती है। Their soldiers were trained in warfare and followed strict military commands. उनके जो soldiers होते हैं वो बहुत ही अच्छे से trained होते हैं युद्ध के लिए और मिलिट्री कमांड्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट वहीं दूसरी तरफ राजपूत आर्मीज वेयर ऑफन मेड अप ऑफ फ्यूडल चीफ्स एंड देयर फॉलोवर्स हु लैक्ड प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग बैटल्स। वहीं अगर राजपूत की तरफ देखें तो इनकी जो आर्मी होती है वो फ्यूडल चीफ्स और उनके फॉलोअर से मिलकर के बनी होती है, जिनमें हमको कोऑर्डिनेशंस की कमी देखने को मिलती है बैटल्स के दौरान। नेक्स्ट इज इफेक्टिव यूज ऑफ कैवेलरी। द तुर्किश आर्मी रिलाइड हैवली ऑन फास्ट मूविंग कैवेलरी दैट इज़ द हॉर्समैन। जो तुर्किश आर्मी होती है वो ज़्यादातर अपनी फास्ट मूविंग कैवेलरी के ऊपर आश्रित होती है जो कि घुड़सवार होते हैं। दे यूज स्विफ्ट अटैक्स, मोबिलिटी एंड आर्चरी ऑन हॉर्सबैक। सो वो लगातार अटैक्स करते हैं, अपनी मोबिलिटी को तेज़ रखते हैं, साथ ही साथ आर्चरी का इस्तेमाल करते हैं हॉर्स के बैक पर से। द राजपूत्स डिपेंडेंट मेनली ऑन इन्फेंट्री एंड एलिफेंट्स विच वेयर स्लोअर एंड लेस फ्लेक्सिबल। वहीं अगर राजपूत्स की बात करें तो ये ज़्यादातर इन्फेंट्री यानी फुटमैन और एलिफेंट्स अपने हाथियों पर डिपेंड रहते हैं जो कि काफ़ी हद तक धीमे और लेस फ्लेक्सिबल होते हैं। दिस गेव द तुर्क्स अ सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑन द बैटलफील्ड। और ये कहीं ना कहीं जो तुर्क्स होते हैं उनको एक बहुत बड़ी एडवांटेज देता है बैटलफील्ड के अंदर। नेक्स्ट इज बेटर लीडरशिप। द तुर्किश रूलर्स वेयर स्किल्ड मिलिट्री कमांडर्स। तुर्किश रूलर जो होते हैं उनके पास काफ़ी स्किल्ड मिलिट्री कमांडर्स होते हैं। लीडर्स लाइक महमूद घोरी केयरफुली प्लान दियर कैंपेन्स एंड लर्न फ्रॉम दियर अर्लियर डिफीट्स। जो उनके लीडर्स होते हैं जैसे कि महमूद घोरी हो गए, वो अपने प्लान्स अच्छे से बनाते हैं, अपने कैंपेन्स को अच्छे से तैयार करते हैं, अपने पुराने डिफीट से वो सीखते हैं और बेहतर अपने तैयारी को करते हैं। राजपूत रूलर्स वेयर ब्रेव एंड कर्जियस बट दे ऑफन लैक्ड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। राजपूत जो रूलर थे वो काफ़ी बहादुर और कर्जियस होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन की कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज राजपूत मिलिट्री वीकनेस। राजपूत्स फॉलो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ वॉरफेयर। तो राजपूत जो होते हैं वो अपनी पुरानी परंपरा को अपनाते हैं वॉरफेयर के लिए। दे वैल्यूड पर्सनल ब्रेवरी एंड फाउट अकॉर्डिंग टू अ कोड ऑफ ऑनर। तो वो अपने पर्सनल ब्रेवरी को वैल्यू करते हैं और अपने कोड ऑफ ऑनर के तहत फाउट करते हैं। द तुर्क्स हाउएवर यूज प्रैक्टिकल मिलिट्री टैक्टिक्स सच एज सरप्राइज अटैक्स, फिज्ड रिट्रीट्स एंड रैपिड मूवमेंट्स। वहीं अगर तुर्क की बात करें तो वो कोई अपने पुराने तरीके नहीं अपनाते हैं, बल्कि जो प्रैक्टिकल मिलिट्री टैक्टिक्स होती हैं उसका इस्तेमाल करते हैं और सरप्राइज अटैक करके क्या करते हैं, रैपिड मूवमेंट्स के दौरान वो राजपूत को हराने के लिए यूज करते हैं।
देज मेथड्स ऑफन कन्फ्यूज एंड डिफीट द राजपूत फोर्सेज। और ये सारे मेथड जो होते हैं, तकनीक जो होते हैं उनके, वो कन्फ्यूज कर देते हैं और राजपूत फोर्सेज को हराने का काम करते हैं। नेक्स्ट इज सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। राजपूत सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू मेनी कास्ट्स एंड क्लैंस। अब राजपूत की जो सोसाइटी होती है वो कई सारे कास्ट और क्लैंस में डिवाइडेड होती है। दिस लिमिटेड कोऑपरेशंस अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स, जिसके वजह से उनकी जो कोऑपरेशन होती है अलग अलग ग्रुप से, उसको ये लिमिट कर देता है। द तुर्क्स ऑन द अदर हैंड रिक्रूटेड टैलेंटेड सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड। वहीं अगर तुर्क की बात करें तो वो बिना अपने बैकग्राउंड को देखे हुए जो भी उनके पास टैलेंटेड सोल्जर्स होते हैं उनको रिक्रूट करते हैं, या फिर जो ऑफिसर्स होते हैं उनको लाते हैं। दियर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स वाज ऑल्सो मोर सेंट्रलाइज्ड एंड एफिशिएंट। उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है तुर्क्स का, वो और ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड और एफिशिएंट देखने को मिलता है। कंक्लूजन में हम बताएंगे, The success of the Turks against the Rajputs resulted from several factors including Rajput disunity, superior Turkish military organization, effective cavalry, skilled leadership and better tactics। तो यहाँ पे जो सक्सेस होता है तुर्क्स का राजपूत के खिलाफ, उसके कई सारे यहाँ पे हमको कारण देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर हमको राजपूत की डिसयूनिटी देखने को मिलती है कि राजपूत में इकाई नहीं होती है, आपस में एकता नहीं होता है, ठीक है। सुपीरियर जो तुर्किस होते हैं उनके सुपीरियर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनकी इफेक्टिव कैवलरी होती है और स्किल्ड लीडरशिप वो होते हैं, साथ ही साथ उनकी टैक्टिक्स भी बेहतर होती है। वाइल द राजपूत्स वेयर नोन फॉर देयर ब्रेवरी एंड वैलोर, देयर लैक ऑफ यूनिटी एंड आउटडेटेड मिलिट्री मेथड्स हेल्प द तुर्क्स एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस इन नॉर्थ इंडिया। चूँकि राजपूत यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रेवरी उनकी होती है, लेकिन जो यूनिटी में कमी आने की वजह से और पुराने जो मेथड्स होते हैं उसकी यूज करने की वजह से, मिलिट्री मेथड्स यूज करने की वजह से वो तुर्किस को इस्टेब्लिश करने के लिए और अपना डोमिनेंस बनाने के लिए नॉर्थ इंडिया में मदद करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो हमारे राजपूत्स होते हैं उनके होने वाले कमी, ठीक है, उनमें जो हमको कमी देखने को मिलती है, चाहे वो उनकी यूनिटी में कमी हो, चाहे उनके जो मेथड्स जो होते हैं लड़ने के वो बहुत पुराने हो, ये सारे जो हैं वो कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट देते हैं तुर्क्स को कि वो आसानी से आकर के यहाँ पे अपना रूल कर लेते हैं इस्टेब्लिश और डोमिनेंस बना लेते हैं नॉर्थ इंडिया में। तो इस तरह से तुर्क्स जो हैं वो कहीं ना कहीं नॉर्थ इंडिया में अपना डोमिनेंस हासिल कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द गुप्तास। So the Gupta Empire, that is around 320 century E to 550 century E, is often called the golden age of ancient India। तो जो गुप्ता एम्पायर था जो लगभग 320 से 550 सेंचुरी ई तक रहा, ठीक है, वो कहीं ना कहीं गोल्डन एज माना जाता है एंशिएंट इंडिया का। द गुप्ता रूलर एस्टैब्लिश्ड एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दैट हेल्प्ड मेंटेन पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड कल्चरल डेवलपमेंट। जो गुप्ता रूलर्स थे उन्होंने कई सारे एफिशिएंट सिस्टम बनाए अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जिन्होंने शांति बनाया, प्रॉस्पेरिटी रखा, समृद्धि बनाया और कल्चरल डेवलपमेंट किए। Their administration was based on combination of centralized authority and local self government। उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था अगर हम देखें तो वो कुछ कॉम्बिनेशन था जिसके अंदर हमको सेंट्रलाइज अथॉरिटी भी देखने को मिलती है और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी देखने को मिलता है। तो इन दोनों का ये क्या था, कॉम्बिनेशन था इनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो द किंग वॉज हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंजॉयड सुप्रीम अथॉरिटी। यहाँ पे जो किंग होते थे वो सबसे हेड होते थे एडमिनिस्ट्रेशन के और वो सारे सुप्रीम अथॉरिटी को एंजॉय करते थे। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, कलेक्टिंग टैक्सेस, एडमिनिस्ट्रिंग जस्टिस एंड प्रोटेक्टिंग द किंगडम। तो यहाँ पे जो किंग होता है वो मेंटेन करता है यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था और साथ ही साथ जस्टिस को मेंटेन रखने के लिए और अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए। गुप्ता किंग्स एडॉप्टेड ग्रैंड टाइटल सच एज महाराजाधिराज, किंग ऑफ किंग्स टू शो दियर पावर एंड प्रेस्टीज। तो यहाँ पे जो गुप्ता किंग्स थे वो कई सारे अपने टाइटल्स को लेते हैं, अपनाते हैं, जैसे कि महाराजाधिराज दैट इज़ किंग्स ऑफ किंग, अपने पावर और प्रेस्टीज को दिखाने के लिए, ठीक है। द किंग वाज असिस्टेड बाय ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब यहाँ पे जो किंग होते थे उनको कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे जो असिस्ट करते थे, ठीक है। उसमें कौन कौन थे हम यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट इज़ द मंत्री जो किंग के एडवाइज़र होते थे, सेकेंड इज़ अमात्य जो हाई गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते थे, फिर संदीप गृह का, ठीक है, दैट इज़ मिनिस्टर फॉर वॉर एंड पीस। तो संधि करने के लिए ये यूज करते थे, तो इनको वॉर और पीस के मिनिस्टर इनको रखा जाता था, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज़ द महादंडनायक,
चीफ जुडिशियल एंड मिलिट्री ऑफिसर, जो ये दंड देने के लिए यहाँ पे चीफ जुडिशियल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स होते थे, ठीक है। देज ऑफिशियल्स हेल्प द किंग्स इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द एम्पायर। ये सारे जो भी अफसर होते थे ये राजा की मदद करते थे उसके साफ मतलब बेहतर काम करने के लिए कि एम्पायर अच्छे से यहाँ पे फंक्शन कर सके। अब यहाँ पे कुछ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को हम देखते हैं। सो द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, द गुप्ता एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस नोन एज Bhuktis. Each provinces was governed by an officials called Uparika who was appointed by the king. तो यहाँ पे जो गुप्ता एम्पायर थे वो कई सारे प्रोविंसेस में बटे हुए थे, डिवाइडेड थे, जिनको भुक्ति कहा जाता था। और वहाँ पे जो प्रोविंसेस थे वहाँ पे एक उनको गवर्न करने के लिए ऑफिशियल्स रखे जाते थे जिनको उपारिका कहा जाता था, ठीक है। तो हर एक भुक्ति के लिए एक उपारिका वहाँ पे असाइन किया जाता था जो कि किंग के द्वारा अपॉइंट किया जाता था। द प्रोविंसेस अंडर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स कॉल्ड विषयस। These districts were administered by officials known as Vishayapatis. They were responsible for revenue collection, maintenance of law and order and local administration. अब यहाँ पे जो प्रोविंसेस जो बटे जिनको कहा जाता था भुक्तिस, ठीक है, इनके अंदर कई सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स बटे हुए थे जिनको हम विश्वश कहते हैं, ठीक है। अब ये जो विश्वश होते थे जो कि डिस्ट्रिक्ट्स होते थे इसको एडमिनिस्टर करने के लिए यहाँ पे विषयपति, ठीक है, विषयपति यहाँ पे असाइन किए गए थे और ये रिस्पॉन्सिबल थे वहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए। उसके बाद आते हैं विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। द विलेज वाज द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। विलेज जो सबसे बेसिक यूनिट होता है एडमिनिस्ट्रेशन का। विलेज वेयर मैनेज्ड बाय विलेज हेड्स एंड लोकल यूनिट्स। तो विलेज को मैनेज करने के लिए वहाँ पे विलेज के हेड्स होते थे और लोकल काउंसिल्स होते थे। देज काउंसिल्स लुक आफ्टर इरिगेशन, एग्रीकल्चर, रोड्स एंड सेटलमेंट्स ऑफ लोकल डिस्प्यूट्स। अब ये जो काउंसिल्स होते थे इनका काम होता था इरिगेशंस को देखना, एग्रीकल्चर को देखना, रोड्स को देखना और कोई भी डिस्प्यूट्स होने के बाद उसके सेटलमेंट्स के ऊपर देखना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वो देखते थे। विलेज असेंबलीज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन लोकल गवर्नेंस। अब विलेज की जो असेंबलीज बनती थी वो एक अहम रोल निभाती थी लोकल गवर्नेंस के अंदर। दिस सिस्टम अलाउड पीपल टू पार्टिसिपेट इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिड्यूस द बर्डन ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये जो सिस्टम बना हुआ था वो कहीं ना कहीं अलाउ करता था कि लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करें अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और जो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो बर्डन होगा वो यहाँ पे कम किया जाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लोग होते थे वो आपसी सहमति से चीज़ों को एडमिनिस्टर करते थे और जो लोकल थे उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती थी वो सॉल्व करते थे। नेक्स्ट इज रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। तो लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गुप्ता स्टेट। तो गुप्ता के अंदर अगर हम देखते हैं तो जो लैंड रेवेन्यू होता है वो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। फार्मर्स पेड अ पोर्शन ऑफ दियर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एज टैक्स। तो किसान जो होते थे वो अपने खेती का जो वो उगाते थे उसका एक हिस्सा टैक्स के रूप में पे करते थे। अदर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू इंक्लूड ट्रेड, टैक्स, फाइन्स एंड टैक्सेस ऑन वेरियस ऑक्यूपेशंस। और दूसरे जो स्रोत थे रेवेन्यू के उसके अंदर हमको ट्रेड टैक्स देखने को मिलता है, कोई व्यापार कर रहा है तो उसके लिए वो टैक्स देगा, फाइन्स होते थे, ठीक है, और अलग अलग ऑक्यूपेशंस के टैक्स होते थे। द कलेक्टेड रेवेन्यू वाज यूज्ड फॉर मेंटेनिंग द आर्मी, पब्लिक वर्क्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर एक्टिविटीज़। अब ये जो कलेक्टेड रेवेन्यू होता था उसको इस्तेमाल किया जाता था आर्मी को मेंटेन करने के लिए, पब्लिक के लिए काम करवाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए। नेक्स्ट इज जुडिशियल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। द गुप्ता रूलर्स मेंटेन अ वेल ऑर्गेनाइज जुडिशियल सिस्टम। तो गुप्ता रूलर्स जो थे उन्होंने एक वेल ऑर्गेनाइज जुडिशियल सिस्टम बनाया था, ठीक है। द किंग वॉज द हाइएस्ट जज। किंग यहाँ पे सबसे बड़ा जज होते थे। बट लोकल कोर्ट्स ऑल्सो फंक्शन एट डिस्ट्रिक्ट्स एंड विलेज लेवल्स। लेकिन यहाँ पे लोकल कोर्ट्स भी फंक्शंस होते थे जो डिस्ट्रिक्ट और विलेज लेवल्स पे देखने को मिलते थे। पनिशमेंट्स वेयर जनरली लेस हार्श कंपेयर टू अर्लियर पीरियड। तो पहले के तुलना में यहाँ पे जो पनिशमेंट्स होते थे वो अब ज़्यादा हार्श नहीं होते थे, लेस हार्श होते थे, ठीक है। द गुप्ता आर्मी consisted of infantry, cavalry, chariot and elephants। तो गुप्ता आर्मी के पास घुड़सवार होते थे, खाली पैदल सैनिक होते थे, रथ होते थे और हाथी भी होते थे। मिलिट्री ऑफिसर्स हेल्प्ड इन डिफेंडिंग द एम्पायर एंड मेंटेनिंग इंटरनल सिक्योरिटी। यहाँ पे जो मिलिट्री ऑफिसर्स होते थे वो
एम्पायर को सुरक्षित करने में, डिफेंड करने में मदद करते थे और इंटरनल सिक्योरिटी को भी बनाने में मदद करते थे। तो आंतरिक सुरक्षा भी यहाँ पे ये प्रदान करते थे। ठीक है, तो ये सारे इनके कुछ काम होते थे मिलिट्री ऑफिसर्स के, जो कि किसी भी तरह से आपको एम्पायर को डिफेंड करने का काम करते थे। कंक्लूजन में हम बताएंगे गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन वाज वेल स्ट्रक्चर्ड एंड एफिशिएंट। तो गुप्ता का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो काफ़ी वेल स्ट्रक्चर्ड और एफिशिएंट देखने को मिलता है। इट कंबाइंड अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी विथ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसमें हमको कुछ सेंट्रल अथॉरिटी भी देखने को मिलता है, यहाँ पे सारे पावर सेंट्रल के पास होता है, और यहाँ पे कुछ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी देखने को मिलता है। यहाँ पे लोकली वो लोग खुद भी अपने आप को वर्क करते हैं, अपने आप को गवर्नेंस करते हैं, ताकि यहाँ पे सेंट्रल के पास बर्डन कम हो। The system ensured political stability, economic prosperity and cultural growth, making the Gupta period one of the most remarkable eras in Indian history। अब यहाँ पे जो सिस्टम बनता है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली स्टेबिलिटी रखता है अपने आप को। ठीक है, इकोनॉमिकली अगर देखें तो काफ़ी प्रॉस्पेरिटी होता है, यहाँ पे कल्चरल ग्रोथ भी होता है, और ये सारे चीज़ मिल करके, ठीक है, जो इतना यहाँ पे पॉलिटिकली स्टेबिलिटी है, ठीक है, स्थिरता है, ठीक है, राजनीतिक स्थिरता है। इकोनॉमिकली अगर देखें तो काफ़ी प्रॉस्पेरिटी है, किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। ठीक है, रेवेन्यू से सारे इकोनॉमिक कलेक्ट हो रहे हैं, और यहाँ पे कल्चरल ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये सारा मिल करके गुप्ता पीरियड को वन ऑफ द रिमार्केबल एरा बना देता है इंडिया के हिस्ट्री के अंदर। तो भारतीय इतिहास के अंदर गुप्ता पीरियड काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा मतलब एक गोल्डन एज इसलिए कहलाया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट किए BHIC 132 सब्जेक्ट के। आई होप आपको ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा होगा, काफ़ी इसमें आपने अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखा होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया तो इसे लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर हम आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट सेशंस लाते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं किया है तो उसे आप हमारे साइट shop.hindustanknowledge.com से परचेज कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9580023321 पे मैसेज करके भी हमसे परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। टेक केयर, हैव ए गुड डे, बाय बाय।